मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। टुडे वी विल कंटिन्यू यूनिट 5 रिसोर्स मैनेजमेंट या संसाधन प्रबंधन एंड चैप्टर नंबर 16 कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुडे. This is part 2 video and today's topic is standard marks. आज हम स्टैंडर्ड मार्क्स या फिर मानकीकरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टैंडर्ड मार्क्स क्या होते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मार्क्स शब्द को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ये मानकीकृत चिन्ह किसी भी प्रोडक्ट पर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है कि वो प्रोडक्ट कितना सही है या कितना सही नहीं है। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड मार्क निर्धारित किए गए हैं और ये स्टैंडर्ड मार्क उत्पादकों को तब प्रदान किए जाते हैं जब उनका प्रोडक्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है और जांच प्रक्रियाओं के बाद वह उनका प्रोडक्ट पूरी तरह सही पाया जाता है तो सरकार उनको कुछ मानकीकृत चिन्ह देती है। सरकार ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रोडक्ट के लिए इन मानकीकृत चिन्हों का प्रयोग कैसा कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। मानकीकृत चिन्ह किसी भी वस्तु की गुणवत्ता का विश्वास दिलाते हैं और ये जो मानकीकृत चिन्ह ये कौन कौन से हैं, इन सभी स्टैंडर्ड मार्क या मानकीकृत चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये मानकीकृत चिन्ह क्यों लगाया जाता है और कौन कौन से प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है FSSAI। ठीक है, FSSAI मार्क देखते हैं। सबसे पहले FSSAI की फुल फॉर्म देखते हैं। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन की गई है। FSSAI की जो स्थापना है ये खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान आधारित मानकों का निर्धारण करने के लिए मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, FSSAI चिन्ह के साथ कंपनी का लाइसेंस नंबर देना अनिवार्य होता है। जहां पर भी ये FSSAI लिखा होता है उसके नीचे LIC नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो LIC नंबर दिया जाता है। इट मीन्स ये क्या है, इसका ये LIC नंबर है, ये इसका लाइसेंस नंबर होता है और ये देना इसके लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ISI मार्क। ISI मार्क भारतीय मानक संस्थान, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मानक संस्थान है वो अब किस नाम से जाना जाता है, वो अब BIS के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मानकीकृत चिन्ह है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, BIS के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग किस लिए, लाइसेंस औद्योगिक व उपभोक्ता वस्तुओं के उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनका जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, इस संस्था द्वारा निर्धारित जो भी उनके मानक होते हैं उन मानकों के अनुरूप होता है और जांच प्रणाली में पूरी तरह से सही पाया जाता है। ISI मार्क युक्त जो प्रोडक्ट हैं खरीदने से हमें ये भरोसा हो जाता है कि ये सामान पूरी तरह से सही है और जांच परख के बाद इसके ऊपर ISI का मार्क लगाया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस धारक उत्पादकों के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी समय समय पर क्या करते हैं, जांच करते हैं और यदि उपभोक्ता को ISI चिन्ह युक्त वस्तु की गुणवत्ता के विषय में कोई भी डाउट होता है तो वह BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के निकट
कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकता है। अब बात आती है कि जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकृत चिन्ह है ISI, ये किन किन प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। देखिए, एक तो ये खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है। कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं वो? नमक, बिस्किट, पाउडर जो दूध पाउडर होता है, ठीक है, कॉफ़ी, कस्टर्ड पाउडर, इन पर लगाया जाता है। कुछ विद्युत उपकरण पर लगाया जाता है, जैसे प्रेस, पंखा, रेगुलेटर, पानी गर्म करने वाली जो रोड होती है, इमल्शन रोड जिसको बोलते हैं, और गीजर पर ये लगाया जाता है। उसके अलावा घरेलू उपकरण पर भी लगाया जाता है, जैसे प्रेशर कुकर या फिर गैस का चूल्हा। इन प्रोडक्ट पर ISI का मार्क लगाया जाता है। अब हम अगला स्टैंडर्ड मार्क देखते हैं, जो आता है एग मार्क। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये मार्क पूरी तरह से। एग मार्क चिन्ह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन जो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता के लिए निर्धारित किया जाता है। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पर ये मार्क लगाया जाता है, और ये संस्था विभिन्न प्रकार के संशोधित और अर्ध कृषि उत्पाद, जैसे सभी प्रकार के, जैसे मसाले हो गए, खाद्य तेल हो गए, खाने वाले तेल, घी, मक्खन, चावल, दाल, चाय की पत्ती, शहद और अंडे, इन सब की क्वालिटी को पूरी तरह से जांचा जाता है, और उनके स्टैंडर्ड के अनुरूप ही उनके ऊपर विभिन्न उनको ग्रेड दे दिए जाते हैं। और एगमार्क चिन्ह प्रदान करते समय जो प्रोडक्ट है उसकी प्राकृतिक, रासायनिक और रचनात्मक खूबियों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, और जो संस्था है उसके द्वारा समय समय पर एगमार्क वस्तु की जो गुणवत्ता है उसकी जांच भी की जाती है कि वह प्रोडक्ट पूरी तरह से मार्केट में जब आ रहा है तो पूरी तरह से जांचा परखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट तो नहीं की गई है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड मार्क लेते हैं अब हम FPO मार्क। अब ये जो FPO मार्क है, FPO की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। जो FPO है ये विभिन्न जितने भी प्रकार के फल और सब्जी वाले प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। उनके मानकों को निर्धारित करता है कि वो पूरी तरह से अपने मानक के अनुरूप हैं या नहीं है। FPO विभिन्न प्रकार के फल प्रोडक्ट के साथ धातु संबंधित जो उसके साथ संदूषक हैं, परिरक्षक हैं, उनकी सीमा का भी निर्धारण करता है। और फल उत्पादन आदेश चिन्ह फल और सब्जियों के उत्पादों की गुणवत्ता, लेबल, पैकेजिंग और उनकी अन्य जितनी भी उसकी स्वच्छता संबंधी स्थितियां होती हैं उनके अनुरूप जांच परख करने के बाद ही उनके ऊपर लगाया जाता है। और इस प्रमाणीकृत चिन्ह के ऊपर एक नंबर भी दिया जाता है जिसको लाइसेंस नंबर कहते हैं। जैसे FSSAI में नीचे लाइसेंस नंबर दिया जाता है, उसी तरह से FPO में भी एक लाइसेंस नंबर दिया जाता है। भारत में FPO लाइसेंस के बिना कोई भी जो उत्पादक है फल और सब्जी के जितने भी प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं वो सब नहीं बना सकते हैं। उनके लिए क्या जरूरी है? उनके लिए एक लाइसेंस नंबर जरूरी होता है, और एक उपभोक्ता को FPO मानक चिन्ह देखकर ही खरीदारी करनी चाहिए। अब बात आती है कि ये FPO किस किस पर लगाया जाता है, जैसे जैम, जेली, जूस, स्क्वैश, अचार, चटनी और जितने भी कैंड फूड होते हैं, जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जो फल और सब्जी के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन सभी के ऊपर FPO का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा स्टैंडर्ड मार्क आता है? वुल मार्क। यस, वुल मार्क क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय ऊन सचिवालय का ये जो मानक चिन्ह है ये अच्छी क्वालिटी की ऊन और ऊनी वस्त्रों पर लगाया जाता है। यह चिन्ह यह प्रमाणित करता है कि ये जो वस्त्र है ये और किसी रेशे का नहीं है बल्कि पूरी तरह से शुद्ध ऊन से बनाया गया है। नेक्स्ट आता है फिर सिल्क मार्क। अब सिल्क मार्क के बारे में बात करते हैं। सिल्क मार्क यदि किसी भी वस्त्र पर लगा गया है तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि यह वस्त्र शुद्ध रेशम के आश्वासन के लिए गुणवत्ता आश्वासन का लेबल है, और साथ ही ये शुद्ध रेशम के प्रोत्साहन के लिए एक ब्रांड का काम करता है। और सिल्क मार्क का चिन्ह 100% प्योर सिल्क के प्रयोग को सुनिश्चित करता है कि ये जो सिल्क है वो पूरी तरह से प्योर है। यदि किसी वस्त्र पर ये लेबल लगा हुआ है तो ये मार्क लगा हुआ है तो बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में कभी कभी
कोई सा भी मार्क बनाने के लिए आ जाता है। इसीलिए सारे मार्क को बहुत अच्छे से आपको दिखाया जा रहा है। आप हर मार्क को अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिल्क मार्क का चिन्ह बनाइए, या फिर आपके सामने 8-10 चिन्ह दे दिए जाएंगे, आपको उनको मैचिंग भी आ सकती है, किसी भी तरह से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मार्क को बहुत ध्यान से देखेंगे और उसकी बनाने की पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि आपके पास कोई सा भी मार्क यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो आप उस मार्क को बना सकते हैं। नेक्स्ट मार्क आता है हमारा हॉलमार्क। यस, हॉलमार्क आपने सुना भी होगा कि यह हॉलमार्क किस ब्रांड पे लगाया जाता है। हॉलमार्क सुनते ही एकदम से आपके दिमाग में सोने चांदी के आभूषण आ जाते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? यस, आ जाते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला चिन्ह प्रत्येक सोने और चांदी के आभूषणों के लिए निर्धारित किया गया है, जो इनकी शुद्धता की गारंटी देता है। और ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि जो मूल्यवान धातु हैं, ये जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, आभूषण हो गए, इनका मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन करने के बाद इनके ऊपर हॉल मार्किंग कर दिया गया है, जिससे ये प्रमाणित किया जाता है कि ये जो धातु है वो पूरी तरह से शुद्ध है और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। ये निशान इतना छोटा होता है कि उपभोक्ता इसे आभूषण पर बहुत इजीली देख नहीं पाता है। दुकानदार लेंस द्वारा ये निशान उपभोक्ता को दिखा सकते हैं और आभूषणों पर संख्या द्वारा भी शुद्धता चिन्हित की जाती है, जैसे 22 कैरेट सोने की 916 तथा 18 कैरेट सोने की शुद्धता की संख्या कितनी होती है? 750 होती है। तो बच्चे, ये तो हमारे सारे स्टैंडर्ड मार्क हो गए। अब थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है मार्क और लेबल में। देखिए, जो मार्क हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जब आपका थ्योरी का पेपर होगा 70 नंबर का। लेकिन ये जो मार्क हैं, जिस लेबल के ऊपर ये मार्क होते हैं, वो लेबल आपके प्रैक्टिकल में आता है। इसीलिए प्रत्येक बच्चा लेबल बनाना भी सीखे और लेबल और मार्क में डिफरेंस समझ ले कि लेबल और मार्क में डिफरेंस क्या है। ये मार्क है और जो पूरा लेबल तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशन होती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, किस कंपनी के द्वारा वो प्रोडक्ट बनाया गया है, कब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, उसके ऊपर कौन सा मार्क लगा है, कहाँ पर वो प्रोडक्ट बना है, जो उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा लेबल होता है। मान लीजिए एक जैम की शीशी है इस तरह की, तो इसके ऊपर ये जो लेबल आप देख रहे हैं, ये लेबल जो लगा हुआ है, इस लेबल को, ये जो लेबल है आप ये जो देख रहे हैं, इसके आगे और पीछे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बैक साइड में भी लिखी हुई होती है। तो ये पूरा का पूरा आपको लेबल बनाना आना चाहिए। ये आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लगाना होता है, जो आपके पास लेबल बनाने के लिए आएगा। और ये लेबल आपके पास कोई भी आ सकता है, एफपीओ भी आ सकता है, एग मार्क भी आ सकता है, ठीक है, और आप या वुल मार्क आ सकता है, कोई सा भी लेबल आपके पास आ सकता है। तो आपको सभी तरह के कंप्लीट लेबल बच्चे बनाने आने चाहिए। तो यदि आप प्रैक्टिकल कॉपी में लेबल की जगह मार्क बना देते हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसलिए सभी बच्चों को लेबल पूरा अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड मार्क्स सारे ख़त्म होते हैं और अगला हम टॉपिक लेते हैं जो है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण परिषद ये क्या होती हैं? जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने BIS और DMI जैसे कि वैधानिक और अर्ध सरकारी और गैर सरकारी निकायों के अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरों पर संरक्षण परिषदों की भी स्थापना की है। इनके अतिरिक्त बहुत सारे गैर सरकारी संगठन या फिर NGO हैं जो स्वैच्छिक हैं और उपभोक्ता संगठन अपने गैर पक्षीय हितों के कारण उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे संगठन पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं और समाचार पत्रों या फिर मार्गदर्शिकाओं या फिर दृश्य श्रव्य सामग्रियों और अनुसंधान रिपोर्ट जो होती हैं, इनके माध्यम से उपभोक्ता हितों से जुड़ी जानकारी बहुत प्रकाशित करते रहते हैं और प्रसारित करते रहते हैं। आजकल तो बहुत सारे उपभोक्ता संगठन हैं जो उत्पादों के तुलनात्मक परीक्षण
हानिकारक और उनके जो असुरक्षित उत्पाद हैं उनके बारे में उपभोक्ता जागरूक अभियान चलाते हैं और उन प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। उपभोक्ताओं के लिए बहुत सारी नई नई जानकारी लाते हैं, उनका प्रचार करते हैं और मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं और पैरवी करने के बारे में उनको बताते हैं। और उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटने के लिए बहुत सारे समूह बनाते हैं जो पूरी तरह से कार्यरत हैं। कई सारे उपभोक्ता संगठन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जनसभाएं करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। वो केवल क्यों करते हैं? जिससे उपभोक्ता पूरी तरह से जागरूक हो जाए। कई सारे उपभोक्ता संगठन ना तो अपने पुस्तकालय और दस्तावेज जो उनके केंद्र हैं वो भी खोल रखे हैं। वो क्यों खोल रखे हैं? जिससे केवल और केवल उपभोक्ता को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके, सशक्तिकरण किया जा सके उसका, और उनको उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी दी जा सके। तो ये हो गई विभिन्न उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब हम आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संगठन, सम इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, ये आई हैं कुछ पत्रिकाएं। आजकल ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए और उपभोक्ताओं को जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं का प्रकाशन करते हैं। अब ये कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? देखिए, सबसे पहले आप जो एक पत्रिका देख रहे हैं ये पत्रिका है वॉइस पत्रिका। वॉइस पत्रिका क्या है? ये एक दिल्ली का उपभोक्ता संगठन है, कंज्यूमर वॉइस नामक पत्रिका निकालता है ये। और एक दूसरी देखिए, ये भी कंज्यूमर वॉइस पत्रिका है। ये कौन निकालता है? ये दिल्ली का उपभोक्ता संगठन निकालता है। नेक्स्ट पत्रिका देखते हैं, कंज्यूमर इनसाइट। कंज्यूमर इनसाइट पत्रिका कौन निकालता है? ये अहमदाबाद का उपभोक्ता संगठन है। ये जो पत्रिका निकालता है ये कंज्यूमर इनसाइट के नाम से निकालता है। और देखते हैं, इसी प्रकार जो अमेरिका है वहाँ पर उपभोक्ता जो संघ है वो कंज्यूमर रिपोर्ट्स के नाम से एक पत्रिका निकालता है। और जो कंज्यूमर चॉइस है ये पत्रिका कौन निकालता है? ये पत्रिका जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ का उपभोक्ता संघ इस पत्रिका को निकालता है। इन पत्रिकाओं का निकालने का उद्देश्य केवल ये है कि जिससे उपभोक्ताओं को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके, उनको उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जा सके, जिससे वो मार्केट में किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई गलतफहमी ना हो और वो जो उत्पादक हैं उनके साथ वो उनको किसी तरह से भी उनका हरेसमेंट ना कर सकें। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम ड्यूटीज़ एज ए कंज्यूमर की या फिर उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य हैं। अब जब कंज्यूमर को अपने कुछ राइट्स लेने हैं तो यहाँ पर कंज्यूमर को कुछ ड्यूटीज़ भी अपनी करनी पड़ेंगी। यदि कंज्यूमर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं करता है तो वो अपना राइट नहीं ले सकता है। अपना अधिकार लेने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो कौन कौन से कर्तव्य हैं कंज्यूमर के? चलिए आइए देखते हैं। कंज्यूमर का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? उसको विभिन्न कानूनों के बारे में, प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए और जो नए कानून आते हैं उनके बारे में समय समय पर उसको पूरी जानकारी लेते रहना चाहिए। दूसरा, उसका ये भी दायित्व है कि वे अपनी सभी प्रकार के लेन देन पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपनी समस्त खरीदारी का पूरा भुगतान समय पर करें। जो खरीदारी से पहले उपभोक्ताओं को जो दुकानदार हैं या बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के विभिन्न ब्रांड हैं, विशेषताओं, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए हमेशा कंज्यूमर को बाजार का एक सर्वे करता रहना चाहिए और उनकी कीमतों की तुलना अन्य दुकानदारों से करते रहना चाहिए। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं और क्रय शक्ति के अनुसार विभिन्न किस्मों में से बिना किसी दबाव के अपनी पसंद की वस्तु का चयन कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव किसी दुकानदार का नहीं होता है। खरीदारी करते समय जो प्रोडक्ट है उसके लेबल और जो उसका ब्रोशर है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको ध्यान से पढ़ना चाहिए हमेशा। किसको? जो कंज्यूमर है। किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त होने के लिए केवल मानकीकृत चिन्ह युक्त प्रोडक्ट ही खरीदने चाहिए। किसी भी प्रकार के लोकल सामान सस्ते के बहकावे में आकर नहीं खरीदने
खरीदने चाहिए। उपभोक्ता को उसके उत्पाद और उसकी खरीद की रसीद हमेशा ले लेनी चाहिए। हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए उपभोक्ता को। ऐसा ना हो कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट ना खरीदे, ठीक है। रीजनेबल प्राइस में उसको क्या लेना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। उसका वेट हमेशा मेज़र करके लेना चाहिए जब वो खरीद रहा है। उसके लेबल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, जो उसका बिल है और उसकी जो वारंटी कार्ड है, ये सब भी उसको ले लेनी चाहिए। शॉपिंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, सोच समझ कर करनी चाहिए, सेल आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और सारी इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली रीड करते रहना चाहिए और रीड करके ही उस सामान को खरीदना चाहिए। और विभिन्न प्रकार की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और उपभोक्ता संगठन हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए और ऐसे संगठनों का सदस्य भी बन जाना चाहिए। और उसके अलावा ब्रांडेड सामान खरीदना चाहिए, ठीक है, और डीलर से ही सामान खरीदना चाहिए जो उस ब्रांड का है। और दुकानदारों की बातों में नहीं आना चाहिए या फिर फ्री जो गिफ्ट उपहार वो देते रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए। ये ड्यूटीज़ हैं कंज्यूमर की। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। उपभोक्ता शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। उपभोक्ता शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो है व्यक्ति, यदि उसको पूरी तरह से नॉलेज है तो वो अडल्ट्रेशन का शिकार नहीं होता है। किसी भी प्रकार की मिलावट की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। उसके अलावा उपभोक्ता शिक्षा द्वारा जो उपभोक्ता है उचित वस्तु का सही मूल्य पर चयन कर सकता है। उपभोक्ता हमेशा सतर्क रहता है, अनुचित दबाव और विज्ञापनों का शिकार नहीं होता है। उपभोक्ता वस्तु पर व्यय किए गए धन का पूरी तरह से लाभ उठाता है और उसको अपने अधिकार और दायित्व और उसके उनसे संबंधित सभी जो कानून है उनकी जानकारी होती है। इसलिए वो किसी भी प्रकार की जो विज्ञापन है या एडवर्टाइजमेंट है उनके साथ उनका शिकार नहीं होता है। उपभोक्ता शिक्षण द्वारा उपभोक्ता को विभिन्न मानकीकृत चिन्हों के बारे में पूरी जानकारी होती है और उपभोक्ता शिक्षण द्वारा क्या होता है, व्यक्ति को बाजार की भी पूरी जानकारी हो जाती है कि कहाँ सस्ता सामान मिलता है, कौन सी विश्वसनीय दुकान है। उसको हर प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से पूरी जानकारी होती है कि वो प्रोडक्ट कैसा है और उस प्रोड्यूसर के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है ये सब उसे पता होता है और इजी इन हैंडलिंग। तो सभी जानकारी उसके पास हो जाती है जिससे वो जो विक्रेता है या फिर जो दुकानदार है उसकी कुचालों से वो बच जाता है और उपभोक्ता अपने धन का सही उपयोग करके गुणवत्ता की वस्तु खरीद सकता है जिससे उसे पूरी तरह से संतुष्टि प्रदान होती है। अब आती है नेक्स्ट बात, लाइवलीहुड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आफ्टर स्टडिंग कंज्यूमर अफेयर्स। यदि आप जो उपभोक्ता शिक्षण है और संरक्षण है इसके क्षेत्र में अपना जीविका कमाने की आपकी क्या क्या संभावनाएं हैं, यदि आप इसकी स्टडी करते हैं तो कौन कौन से क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं। आइए देखते हैं किस किस क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं अपना। सबसे पहले हम कौशल समझते हैं कि जो उपभोक्ता शिक्षण है इसके बाद इसके अध्ययन के उपरांत जो उपभोक्ता किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से कौशल उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। यदि वो कंज्यूमर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके अंदर कुछ कौशल्स तो होने चाहिए, कुछ स्किल्स तो होनी ही चाहिए ना। तो उन स्किल्स को देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले उसको किस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण जो कार्यविधि है, शिकायत निवारण संस्थाएं हैं, इनके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति को उस जो कम्युनिकेशन स्किल है उसकी बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन बहुत डेवलप होनी चाहिए और उसके अंदर एम्पैथी भी होनी चाहिए और उसका विवेकपूर्ण व्यवहार होना चाहिए जिसको जो श्रोता है वो अच्छी तरह से सुन सके। उपभोक्ता जागरूकता के लिए आयोजित किए जाने वाले जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं या फिर विज्ञापन होते हैं उनको विकसित करने की उसके अंदर एक सोच होनी चाहिए। इसके अलावा व्यक्ति में उपभोक्ता शिक्षा के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करने के लिए लेखन कौशल और जो उत्पाद हैं उनके परीक्षणों की जो रिपोर्ट होती है उनको करने के लिए उसके पास जो उसके साथी उपभोक्ता हैं और जनता की सहायता करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं
जो उनके बारे में उनके जो स्टैंडर्ड मार्क हैं, मिलावट है, मिलावटी पदार्थ हैं, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। और उसको उपभोक्ता संरक्षण कानून, उपभोक्ता अधिकार और दायित्वों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये तो सारे स्किल्स हो गए जो उसके अंदर होने चाहिए। अब आती है बात स्टडी की। उसके अंदर उसको कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी? उसको एक तो देखिए अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। उसके अलावा इस कार्यक्रम में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में जीविका के बहुत सारे उसके पास जो अवसर हैं वो उपलब्ध होते हैं यदि उसने पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है। इसके लिए व्यक्ति के पास एक तो बीएससी होम साइंस या बीएससी फैमिली साइंस या ह्यूमन रिसोर्सेज होम मैनेजमेंट और बीबीए भी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उसके पास जो बीबी है वो व्यवसाय अध्ययन में होना चाहिए, बीबीएस होना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम उसने किए हुए होने चाहिए और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से इस विषय में बहुत सारे उपभोक्ता अध्ययन, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता व्यवहार और बाजार में उपभोक्ता आदि इन सब नामों से बहुत सारी एजुकेशन उनको दी जाती हैं। ये सब उसके पास एजुकेशन स्किल्स होने चाहिए। अब आती है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ या फिर जीविका के अवसर कौन कौन से हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार के सरकारी संगठन हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो डिसीजन लेने के लिए प्रबंधकीय और तकनीकी पदों पर वह व्यक्ति काम कर सकता है। उसके अलावा उत्पाद का जो परीक्षण है, परीक्षण करने के लिए या फिर उपभोक्ता जागरूकता निर्मित करने के लिए और उपभोक्ता शिक्षण और सशक्तिकरण करने के लिए संगठनों की पत्रिका प्रकाशन विभाग में भी नौकरी कर सकते हैं, जो आपको पत्रिकाएं अभी बताई गई थी। इसके अलावा कुछ व्यावसायिक संस्थानों में उपभोक्ता विभाग में कार्य कर सकते हैं जो उपभोक्ताओं की शिकायत और उपभोक्ता सुझावों से संबंधित कार्य देखते हों। उसके अलावा ऐसे जो रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पर भी काम कर सकते हैं जो उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद तक पहुँचाने, नए उत्पादों को की उपभोक्ता स्वीकार्यता और उपभोक्ता की राय और सुझावों से संबंधित जो अध्ययन है और ये जो आंकड़े हैं वो सब वहाँ पर जुटाए जाते हैं। अपना एक खुद का एक उपभोक्ता संगठन भी शुरू कर सकते हैं। उपभोक्ता परामर्श सेवा और लोगों की शिकायत के निवारण के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्कूल्स हैं या कॉलेज है उनके द्वारा चलाए गए उपभोक्ता क्लब में परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं और वहाँ पर शिक्षण का कार्य भी कर सकते हैं। उसके अलावा उपभोक्ता न्यायालयों और अन्य जो वैकल्पिक शिकायत निवारण केंद्र हैं वहाँ पर उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण हेतु मार्गदर्शन के रूप में कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी में विषय वस्तु विकासकर्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा उपभोक्ता परीक्षण जो लैब होती हैं, कंज्यूमर टेस्टिंग लैबोरेटरीज, वहाँ पर तुलनात्मक मूल्यांकन या फिर कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के लिए भी एनालिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा कंज्यूमर एक्टिविटीज़ के रूप में कार्य कर सकते हैं और कानूनी परीक्षण यदि के बाद उपभोक्ता संरक्षण न्यायालयों में भी मामलों की पैरवी भी कर सकते हैं। जिन लोगों में उत्कृष्ट लेखन कौशल हो वो व्यक्ति उपभोक्ता मामलों से संबंधित पत्रिकाओं के लिए लेखन कार्य भी कर सकते हैं। कुछ अतिरिक्त परीक्षण के बाद व्यक्ति दूसरों के लिए वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कनिष्ठ स्तर पर व्यक्तियों की सहायता भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ विशेष प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर व्यक्ति बीमा, शेयर और विभिन्न प्रकार के प्रबंधन में से संबंधित वहाँ पर अपना करियर भी बना सकते हैं। तो ये सारे हो गए जीविका के अवसर। अब इसके बाद हम इस चैप्टर को बच्चों यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। जीविका के अवसर इसमें हमें बहुत सारे मिल गए। यदि आप इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बस थोड़ी सी जागरूकता की आवश्यकता है। यदि जागरूकता है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब आज का क्विज लेते हैं। क्विज है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ABCD 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी ऑप्शन सही है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है BIS का पूरा नाम आपको बताना है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन आता है FPO चिन्ह निम्न में से किस प्रकार के प्रोडक्ट पर लगाया जाता है? पीछे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है किस पर लगाया जाता है।
फोर्थ क्वेश्चन आता है ऊन और ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह लगाया जाता है। और इसके बाद हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सभी बच्चे पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस चैप्टर को बच्चे खत्म करते हैं और आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।